हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम सबने नेशनल इनकम पर चर्चा की थी, जिसमें हम लोग बात किए थे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनपी की बात चल रही थी। आज हम जीडीपी, जीएनपी, एनपी, जीबीए की बात करेंगे और उसका विस्तार देखेंगे। ध्यान देने इस बात को, बात हो रही थी जीडीपी। जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर के कास्ट की बात चल रही थी। हम लोग ये बात कर चुके थे कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, मूलभूत अंतर क्या है और किस कंडीशन में जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कास्ट बराबर हो जाएगा। हम लोग यहां तक शायद बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे जीडीपी और हम जीएनपी की बात करेंगे। इन दोनों में रिलेशन क्या है, हम संबंधों की बात करेंगे। जीडीपी एवं जीएनपी में संबंध। देखो आप, जब जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में क्या चीज बातें होंगी? आर्थिक सीमा में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मूल्य। अब इस आर्थिक सीमा में चाहे वह निवासी करें, निवासियों द्वारा, और फिर गैर निवासियों द्वारा हम उत्पादन की बात करें। एक तो निवासियों द्वारा उत्पादन और दूसरा है गैर निवासियों द्वारा उत्पादन। कल की पिछली क्लास को ध्यान दो इस बात को, आर्थिक सीमा में कौन उत्पादन कर रहा है, निवासी कर रहे हैं या गैर निवासी। दूसरी बात, हम जीएनपी की बात करें। जीएनपी में आता है निवासियों द्वारा अर्जित आय या उत्पादित उत्पाद एवं सेवा का मूल्य। अब चाहे इसमें यह किया जाए, अपनी आर्थिक सीमा में उत्पादन हो अब ध्यान दो इस बात को, जब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात चल रही थी, आर्थिक सीमा में उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य, उस आर्थिक सीमा में चाहे निवासी उत्पादन करें चाहे गैर निवासी उत्पादन करें। दूसरी चीज, हम जीएनपी की बात करेंगे, निवासियों द्वारा अर्जित आय या निवासियों द्वारा उत्पादित उत्पाद एवं सेवा का मूल्य, चाहे वह अपनी आर्थिक सीमा में उत्पादन हो चाहे वह विदेशी आर्थिक सीमा में उत्पादन हो। जीएनपी का यह अर्थ है
और जीडीपी का यह अर्थ है। अब हम दोनों में रिलेशन की बात करेंगे। यदि हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन की यदि बात की जाए तो इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब यह है कि आर्थिक सीमा में यह भी उत्पादन कर रहे हैं। अब ध्यान देना इस बात को, और ये लोग भी उत्पादन कर रहे हैं। यदि इनके उत्पादन को निकाल दिया जाए और विदेशी आर्थिक सीमा में जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनके उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो जीडीपी और जीएनपी में एक रिलेशन हो सकता है। अब ध्यान देना इस बात को, जीडीपी में यह चीज आती है। अब इसको इस तरह देखा जाए कि जब जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी की, तो दो चीज होती है। आर्थिक सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादन प्लस आर्थिक सीमा में गैर अब देखो आप, हम जब जीएनपी की बात करेंगे तो ये तो इसमें इंक्लूड है ही। अब ध्यान से सुनो इस बात को, यदि इसको जोड़ दें और इसको निकाल दें, हम इस तरह कर सकते हैं। हम जब जीएनपी की बात करेंगे तो पहली चीज अपनी आर्थिक सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादन प्लस हम निवासियों द्वारा उत्पादन की बात करें, ये आपका है जीडीपी और ये आपका है जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये है ग्रॉस नेशनल हम प्रोडक्ट की बात करें। अब ध्यान से सुनो इस बात को, निवासियों द्वारा उत्पादन, ये उत्पादन दोनों तो एक हो गया, ये जीडीपी है। अब एक चीज ध्यान, इस जीडीपी में दोनों चीज शामिल है। एक काम करें, यदि हम इसको इसमें शामिल कर दें और इसको यहां से निकाल दें तो इन दोनों में एक रिलेशन हो जाएगा। जैसे ये कहा जाता है इसको निकाल दो और इसको जोड़ दो आप, तब हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी माइनस आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा उत्पादन प्लस विदेशी आर्थिक सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादन इक्वल टू जीएनपी। इसका मतलब ये है, ये जोड़ दिया जाए जीडीपी में और इसको निकाल दें तो दोनों में रिलेशन हो जाएगा, एक संबंध होगा। इसको इस तरह समझा जा सकता है, मान लिया जाए ये एक्स है ये वाई है, तो हम ये कह सकते हैं जीडीपी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीएनपी। अब ध्यान से सुनो इस बात को, इसका मतलब ये है हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं
अब ध्यान दो, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जीडीपी आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा उत्पादन, मतलब भारत की आर्थिक सीमा में जो विदेशी उत्पादन कर रहे हैं, जो आय अर्जित करेंगे वो तो बाहर जाएगा, और भारत के निवासी विदेशों में जो उत्पादन कर रहे हैं उसको जोड़ दिया जाए, वो तो आएगा ही। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जीडीपी माइनस शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त साधन आय इक्वल टू जीएनपी। अब एक चीज ध्यान देना, जीडीपी और जीएनपी की बात करें, जीडीपी में यह आपने जोड़ दिया आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा उत्पादन, इसको मैंने लिख दिया गैर निवासी, जो विदेशी नागरिक हैं भारत की आर्थिक सीमा में उत्पादन कर रहे हैं। मान लिया जाए अमेरिका के कुछ लोग हैं, इंडिया में आते हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वो तो अमेरिका के निवासी है, स्वाभाविक है जो आय अर्जित करेंगे अपने देश ले जाएंगे। तो उसको इस तरह लिख दिया गया कि शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय, और भारत के जो निवासी, भारत के निवासी विदेशों में जो आय अर्जित कर रहे हैं उसको इस तरह लिखा जा सकता है, शेष विश्व से प्राप्त साधन आय। मान लिया जाए कि ये जीरो हो जाए, ध्यान दो इस बात को, ये जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए तो हम लिख सकते हैं जीडीपी माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीएनपी, अर्थात जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस नेशनल हम प्रोडक्ट की बात करें। इसका अर्थ ये है विश्व का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर उत्पादन न करे, अब भारत का कोई भी व्यक्ति विदेशों में न जाए, अर्थात हमारी इकोनॉमी पूर्णतः क्लोज हो जाए, बंद अर्थव्यवस्था, ना तो किसी से कुछ लेना है ना तो किसी को कुछ देना है। यदि ये कंडीशन पैदा हो जाए तब तो जीडीपी और जीएनपी दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। फिर एक प्रश्न उठा, मान लिया जाए ये ज्यादा हो और ये कम हो। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जीडीपी माइनस शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त साधन आय इक्वल टू जीएनपी। हम लोग यह बात कर रहे थे कि यदि ये जीरो हो जाए और ये भी शून्य हो जाए तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएंगे। पर एक प्रश्न उठा, ऐसा होता नहीं है, अन तो होगा। मान लिया जाए दोनों बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल पता ये चले कि विदेशी नागरिकों को दिया गया 10 करोड़ रुपया और विदेशों से भी 10 करोड़ रुपया आया, ये दोनों यदि बराबर हो जाए तो भी जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, मान लिया जाए इस तरह लिखा जाता है, इस तरह -10 प्लस 10 इक्वल टू जीएनपी। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएगा। पुनः एक प्रश्न उठता है कि एक चीज ध्यान देना, मान लिया जाए हम शेष विश्व को भुगतान ज्यादा कर रहे हैं, ये है 15 करोड़ हम भुगतान कर रहे हैं और ये है 10 करोड़ की प्राप्ति हो रही है। शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय ज्यादा हो
और शेष विश्व से प्राप्त साधन आय कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी। तो जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो जाएगा। पर यदि कुछ और स्थिति हो, ये ज्यादा हो और ये कम हो, ध्यान दो इस बात को, कि ये ज्यादा हो ये कम हो। मान लिया जाए ये है आपका 20 करोड़ और ये है आपका 10 करोड़, मतलब शेष विश्व से जो प्राप्त साधन आय है यदि वो 20 करोड़ हो जाए और शेष विश्व को भुगतान आय 10 करोड़ रुपया हो जाए, तब तो जीडीपी लेस देन जीएनपी। तो जीडीपी का आकार जीएनपी से छोटा हो जाएगा। अब ध्यान देना, 3 बातें उठी। हम लोगों ने यह देखा कि जीडीपी और जीएनपी में किस तरह का संबंध है। फिर एक प्रश्न, किस कंडीशन में जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो जाएगा, किस कंडीशन में होगा? अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, जरूरी नहीं है कि प्लस हो माइनस में हो, दोनों हो सकता है। यदि इसकी मात्रा ज्यादा है और इसकी मात्रा कम है तो निवल विदेशी आय प्लस हो जाएगा। यदि इसकी मात्रा ज्यादा है इसकी मात्रा कम है तो ये माइनस हो जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, यदि ये ज्यादा है और ये कम है, जैसे मैंने कहा शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय 15 करोड़ है और शेष विश्व से प्राप्त साधन आय 10 करोड़ है, उस कंडीशन में जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी, ये जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो जाएगा। पहली बात, मान लिया जाए कि ये ज्यादा है और ये कम है, ये है 20 करोड़, ये है 10 करोड़, उस कंडीशन में जीएनपी जीडीपी से बड़ा हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे जीडीपी लेस देन जीएनपी, हम ये कह सकते जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी। इसका अर्थ यह है कि दोनों बराबर होंगे, ये दोनों 0 हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे बात, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यदि ये ज्यादा है ये कम है तो जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो जाएगा। यदि ये ज्यादा है और ये कम है तो जीएनपी जीडीपी से बड़ा हो जाएगा। तो 3 कंडीशन पैदा होंगे। पहला कंडीशन ये होगा जीडीपी बराबर जीएनपी, दूसरा कंडीशन जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी और तीसरा कंडीशन जीडीपी लेस देन जीएनपी। ये 3 कंडीशन हो गए। इस प्रकार हम सबने यह देखा नेशनल इनकम के संबंध में जीडीपी जीएनपी की बात। फिर एक प्रश्न, जब नेशनल इनकम की बात की गई तो 8 कॉन्सेप्ट आया था, 8 कॉन्सेप्ट। जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कास्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कास्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कास्ट और एनएनपी मार्केट प्राइस और एनएनपी हम फैक्टर कास्ट की बात करें। अब इनमें रिलेशन क्या है? अब तक हम लोग जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं इनमें कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा। अब हम संबंध की बात करें। संबंध क्या है?
अब एक ध्यान देना इस बात को, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल हम प्रोडक्ट की बात करें, इनमें एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को देखो आप, मान लिया जाए GNP मार्केट प्राइस है, मान लिया जाए। देखो आप, GNP मार्केट प्राइस GNP मार्केट प्राइस, अब इनमें एक रिलेशन होगा। मान लिया जाए हरास को घटा दिया जाए, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जहां हरास को घटाओगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, NNP मार्केट प्राइस आ गया। ये NNP जो मार्केट प्राइस है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। इसमें से आपने हरास डिप्रिसिएशन घटाया, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया। फिर इसमें बात करें, यदि निवल विदेशी आय घटा दिया जाए, तो ये आ जाएगा NDP मार्केट प्राइस। ध्यान से सुनो इस बात को, निवल विदेशी आय ये नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें से आपने विदेशी आय को निकाल दिया, जो बाहर से पैसा आ रहा है निवल विदेशी आय, उसको निकाल दिया तो NDP मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब देखो, NDP मार्केट प्राइस से मुझे निकालना है NDP फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा? तुम परोक्ष कर को घटा देंगे। याद रखना, अपने फैक्टर कास्ट में जब ये जोड़ा तो ये प्राप्त हो गया। कल की क्लास, पिछले लेक्चर को याद रखो, इसमें से ये निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। मार्केट प्राइस में से हम लोग ये बातें कर रहे थे, मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू फैक्टर कास्ट। NDP मार्केट प्राइस में से ये निकाल दिया जाए तो NDP फैक्टर कास्ट आ जाएगा। अब देखो, आप फिर एक प्रश्न, एक तरह देखा जाए, ये GNP मार्केट प्राइस है, मुझे निकालना है GNP फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP फैक्टर कॉस्ट को निकालना है। तो हम करेंगे क्या? माइनस परोक्ष कर, परोक्ष कर को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये चीजें। फिर एक प्रश्न, ये GNP फैक्टर कॉस्ट है, अब मुझे करना क्या है? GDP फैक्टर कॉस्ट को प्राप्त करना है। नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, निवल विदेशी आय को घटा दिया जाए, तो GDP फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अब हम इसको इस रिलेशन, मतलब GDP फैक्टर कॉस्ट NDP फैक्टर कॉस्ट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस में से हरास घटा दिया जाए तो नेट आ जाएगा माइनस हरास।
इनमें एक रिलेशन हो गया। फिर हम बातें करते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस। अब एक चीज सोचो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस है, तो हम क्या घटाएंगे? परोक्ष कर। जब इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। एनडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम हरास को घटा देंगे। ये जीएनपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस, हम इसमें से क्या घटाएंगे? निवल विदेशी आय। इनमें एक रिलेशन हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, एनएनपी मार्केट प्राइस है, अब आएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। हम इसमें से क्या घटाएंगे? मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को निकालना है तो माइनस परोक्ष कर। ये जीएनपी फैक्टर कॉस्ट की हम बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, हम यहां घटाएंगे माइनस हरास। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, निवल विदेशी आय। ये 8 कॉन्सेप्ट है। जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ये जो नेशनल इनकम से संबंधित जो 8 कॉन्सेप्ट है, ये सब आपस में जुड़ गया। फिर एक प्रश्न उठा, जब हम लोग जीडीपी की बात कर रहे थे और जब जीएनपी की बात कर रहे थे, तो समानता देखा जाता है। आखिर जीडीपी और जीएनपी में जब जुड़ने की बात की गई थी तो यह कहा गया था कि जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात अपने आर्थिक सीमा में जो उत्पादन हो रहा है वो जीडीपी में आएगा, चाहे उत्पादन कोई भी कर रहा हो। और भारत के निवासी दुनिया में कहीं भी उत्पादन करें सब जीएनपी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेता हूं आपसे मैं। एक मैं उदाहरण लेके चलता हूं। मान लिया जाए हम आप बात करें कि हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में 2 कंपनी है, एक रिलायंस, मान लो रिलायंस है, और दूसरा बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है मान लो। कोई अमेरिकन कंपनी है। अब ध्यान देना, अमेरिकन कंपनी की बात करें, यह भारतीय कंपनी है। अमेरिकन कंपनी भारत में उत्पादन कर रही है, तो यह जो अमेरिकन कंपनी भारत में उत्पादन कर रही है यह भारत की जीडीपी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कंपनी भारत की भौगोलिक सीमा में, आर्थिक सीमा में उत्पादन कर रही है,
तो जो कुछ उत्पादन करेगी भारत की जीडीपी में शामिल होगा। पर ये निवासी कहां की है? अमेरिका की। अतः ये जो इनकम जनरेट करेगी अमेरिका के जीएनपी में शामिल होगा। एक बात याद रखना है, जीडीपी में का अर्थ है देश की आर्थिक सीमा में जो उत्पादन हो, और जीएनपी में क्या होता है? निवासियों द्वारा जो उत्पादन हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लिया जाए कोई ए नामक भारतीय, ध्यान देना, अमेरिकन एयरलाइंस को $2000 देकर अमेरिका में 1000 रुपए में स्पीच देता है। वहां भारतीय होटल में 100 रुपए का भोजन करता है। प्रश्न ये उठा, क्या भारत की जीडीपी में शामिल होगा और क्या जीएनपी में शामिल होगा? ध्यान देना इस बात को। ई नामक भारतीय अमेरिकन एयरलाइंस को $2000 देकर अमेरिका की यात्रा करता है। तो अमेरिकन एयरलाइंस अमेरिका की है, वो अमेरिका के निवासी है, तो जो $2000 है वो अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। और जीएनपी की बात करें, वो लेकिन वो अमेरिका में 1000 रुपए में स्पीच देता है। तो भारतीय नागरिक स्पीच देता है, ये भारतीय नागरिक भारत का निवासी है, अमेरिका में 1000 रुपए में स्पीच देता है, तो जो 1000 रुपए की प्राप्ति होगी भारत के जीएनपी में शामिल होगी। लेकिन ये जो 1000 रुपए स्पीच में शामिल होगी, ये स्पीच कौन दे रहा है? भारतीय नागरिक। और बदले में क्या ले रहा है? 1000 रुपए ले रहा है। चूंकि भारत का निवासी है तो भारत की जीएनपी में शामिल होगा। ये स्पीच कहां दे रहा है? अमेरिका की आर्थिक सीमा में, तो 1000 रुपया अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। ध्यान देना, चूंकि 1000 रुपए जो इनकम जनरेट कर रहा है वो भारत का नागरिक है, भारत का निवासी है, तो भारत की जीएनपी में शामिल होगा 1000 रुपया। पर 1000 रुपये इनकम कहां जनरेट कर रहा है? अमेरिका के आर्थिक सीमा में। और आर्थिक सीमा में जो कुछ भी उत्पादन होगा अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। इसका मतलब है यह 1000 रुपये भारत के जीएनपी में शामिल होगा और यही 1000 रुपये अमेरिका के जीडीपी में शामिल हो जाएगा। दूसरी चीज, वह भारतीय होटल में 100 रुपये का भोजन करता है। भारतीय होटल एक ऐसा होटल है अमेरिका में जिसका मालिक भारतीय है, तो स्वाभाविक है भारतीय होटल में भोजन कर रहा। होटल अमेरिका में है, अमेरिका की आर्थिक सीमा में है, तो जो 100 रुपये का भोजन कर रहा है अमेरिका के जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन उसका मालिक भारतीय है तो स्वाभाविक है वो भारत के जीएनपी में शामिल होगा। अब एक प्रश्न उठा जाए, इसका मतलब है कि यदि भारत के जीएनपी की बात किया जाए तो 1000 रुपया प्लस ये 100 रुपया कितना हो गया? 1100 रुपये भारत के जीएनपी में होगा। और जीडीपी में क्या होगा? जीडीपी में क्या होगा? अब ध्यान देना, ये 2000 रुपये जो ने चुकाया है ये तो रहेगा ही, 1000 रुपये ये भी और 100 रुपये ये भी। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे मैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूं मैं, मान लो, ध्यान देना। मान लिया जाए, पूरी बात देखो आप, कि ए नामक व्यक्ति भारतीय नागरिक जापान की यात्रा करता है। यात्रा
भारतीय एयरलाइन से करता है और जापान में स्पीच देकर 100 रुपये कमाता है तथा जापानी होटल में 100 रुपये का भोजन करता है, 100 रुपये का वो भोजन करता है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। ए नामक भारतीय नागरिक जापान की यात्रा भारतीय एयरलाइंस से करता है, भारतीय एयरलाइंस। तो स्वाभाविक है इंडियन एयरलाइंस को ये जो किराया देगा इंडियन एयरलाइंस, वो भारत की आर्थिक सीमा में आएगा। तो जो इंडियन एयरलाइंस को किराया देगा वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा। और जापान में स्पीच देकर 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है। स्वाभाविक है ये भारतीय नागरिक है, जापान में स्पीच देता 100 रुपया कमाता है। तो भारतीय नागरिक जो 100 रुपया कमाई कर रहा है भारत के जीएनपी में शामिल होगा। पर ये स्पीच कहां दे रहा है? जापान में, जापान की आर्थिक सीमा में। तो जो जापान की आर्थिक सीमा में जो कुछ भी इनकम जनरेट होगा वो जापान की जीडीपी में शामिल होगा। इसका मतलब है ये 100 रुपया भारत के जीएनपी में शामिल होगा और यही 100 रुपया जापान के जीडीपी में शामिल होगा। जापानी होटल में 100 रुपये का भोजन कर रहा, मान लो जापानी होटल, जापान में स्थित जो जापानी होटल है उसको 100 रुपया दे करके वो कर क्या रहा है? भोजन कर रहा है। अब जापान की मुद्रा येन है, आप चाहे येन भी लिख सकते हो। ये मान लो जो भी कुछ दे रहा हो, क्योंकि जापान की का होटल है तो जापान की जीडीपी में शामिल होगा वो। अरे बात है, ये बात देखना कि जीडीपी में क्या शामिल होगा और जीएनपी में क्या शामिल होगा। सबसे बड़ी चीज ये हुआ आपका जीडीपी, और बात करें हम लोग जीएनपी पर। एक प्रश्न उठा कर रहे थे, एक शब्द और है, वैल्यू एडेड की बात की जाती है, एक नया कॉन्सेप्ट है। आखिर वैल्यू एडेड होता क्या है? जैसे एक नई अवधारणा, इसको कहते हैं मूल्यवर्धन। इसको कहते हैं वैल्यू एडेड। आखिर मूल्यवर्धन क्या है? मूल्यवर्धन कहते किसे हैं और इसकी जरूरत क्या होती है? ध्यान से सुनो इस बात को। मूल्यवर्धन का मतलब क्या होता है? किसी देश में कई कंपनियां होती हैं, जितनी उत्पादक इकाई है हर उत्पादक इकाई अंशदान करती है। उसके अंशदान जो करती है, अंशदान जो मूल्यों में वृद्धि होती है उसे कहा जाता मूल्यवर्धन। तो एक बात याद रखना, दोहरी गणना से बचने के लिए कहा जाता है तथा माध्यमिक वस्तु से बचने के लिए मूल्यवर्धन विधि का सहारा लिया जाता है।
दोहरी गणना से बचने, 2 बार गणना ना हो। कल की क्लास हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और माध्यमिक वस्तु, इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है, उसकी गणना से बचने के मूल्यवर्धन विधि का सहारा लिया जाता है। और जब राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं तो प्रत्येक कंपनी के उत्पाद के मूल्य में जो वृद्धि है उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लिया जाए ए नामक कोई कंपनी है, ध्यान देना इस बात को, ए नामक कोई कंपनी है, इसने क्या किया, 10,000 रुपए की लकड़ी प्राप्त की प्लस 5,000 रुपए का उसने पेंट बनाया, पेंट खरीदा, टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपया। और इस ए नामक कंपनी ने क्या किया, इस दोनों को खरीद करके उसने लकड़ी का सामान बनाया, और इस सामान का जो बेच दिया, विक्रय किया इसने, मान लिया जाए 25,000 रुपए में। अब यहां मूल्य जब वर्धन की बात करेंगे तुम कैसे करेंगे, 25,000 माइनस 15 इक्वल टू 10,000। ध्यान देना, कोई ए नामक कंपनी है, इसने 10,000 रुपए की लकड़ी खरीदी, 5,000 रुपए का पेंट खरीद करके लकड़ी का सामान बनाया, तो लागत कितनी आ गई, 15,000 रुपए। इसने उस लकड़ी के सामान को 25,000 रुपए में बेच दिया। अब यदि मूल्यवर्धन ज्ञात करना हो तो 25,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 10,000। तो ये जो 10,000 रुपए है ये मूल्यवर्धन हो गया। इन उसी तरह बी नामक कंपनी का मूल्यवर्धन मान लो 5,000 रुपए है, सी नामक कंपनी का मूल्यवर्धन 7,000 रुपए है। तो जितनी कंपनियां हैं उनका जो मूल्यवर्धन है, जो मूल्यों में वृद्धि है, उसको जोड़ दिया जाए। आज जब इसको जोड़ दिया जाएगा तो टोटल मूल्यवर्धन आ जाएगा। जैसे 7 प्लस 5 प्लस 10, 7 5 12 और 10 22,000 रुपया। ये जो 22,000 रुपया होगा ये टोटल मूल्यवर्धन होगा। टोटल मूल्यवर्धन की बात करें, अब एक चीज ध्यान देना इस बात को, इसी आधार पर यह मूल्यवर्धन, वैल्यू एडेड, इसी आधार पर अब ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे थे VA, वैल्यू एडेड, इसको कहा गया मूल्यवर्धन। इसी आधार पर हम जीबीए का कल्पना करते हैं, जीवीए, इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू हम एडेड की बात करेंगे। और ध्यान सुनना इस बात को, यदि जीबीए में से हरास को घटा दिया जाए तो एनबीए आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड में से डिप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा। इसका मतलब ये है
कि यदि हम जीबीए की बात करें, ध्यान सुनना इस बात को, मार्केट प्राइस माइनस हरास इक्वल टू क्या होगा, एनवीए मार्केट प्राइस। यदि हम ये कहें जीबीए मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए, अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जोड़ दिया जाए, तो आ जाएगा जीवीए फैक्टर कॉस्ट। सेम जो जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर के बात चल रही थी, सेम स्थिति है। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। या हम ये कहें जीबीए फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी इक्वल टू जीवीए मार्केट प्राइस की हम बात करेंगे। अब एक प्रश्न उठा कि हम जीबीए को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम जब जीबीए को कैलकुलेट करते हैं तो याद रखना है इसमें हम जब जीबीए को कैलकुलेट करते हैं, एक बात याद रखना, हम जब जीबीए की बात करते हैं तो सभी साधनों को जो भुगतान है प्लस हरास, ग्रॉस वैल्यू एडेड, हरास, इसमें हरास इंक्लूड है। इंक्लूड क्यों है? क्योंकि ग्रॉस है। आज जब एनबीए की बात करेंगे, हम लोग एनबीए की बात करेंगे तो एनबीए में क्या होगा, हरास खत्म हो जाएगा। जैसे हमने कहा एनबीए की बात किया जाए तो सभी भुगतान, क्योंकि नेट वैल्यू एसेट्स की, सॉरी एडेड की बात करें हम लोग, ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड, जीबीए में से यदि से घटा दिया जाए तो एनबी आ जाएगा। अब प्रश्न उठा, सभी साधनों को जो भुगतान की बात करेंगे तो भुगतान दो प्रकार की, एक कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और दूसरी बात ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें, क्रियात्मक आधिक्य। ये दो चीजें आएंगी। जब सभी साधनों को भुगतान की बात की जाएगी तो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और क्रियात्मक अधिक ऑपरेटिंग सरप्लस। सिंपल चीज है, हम जो कर्मचारियों को भुगतान करते हैं हम जो कर्मचारियों को भुगतान करते हैं, ये बात करें हम लोग, उसे कहा जाता है कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति। क्रियात्मक आधिक्य का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है, इसे छोड़कर कंपनी को चलाने के लिए अन्य जितने भी इनपुट लागत है, इनपुट लागत, फॉर एग्जाम्पल एक लकड़ी का सामान बनाना है तो दुकानदार क्या करेगा, लकड़ी खरीदेगा, उसकी कीमत देगा, वो इनपुट है। पेंट खरीदेगा, उसकी कीमत देगा, वो इनपुट है। और उसे बनाने के लिए कर्मचारी रखेगा और उसे तनख्वाह देगा,
वो भी इनपुट है। तो किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए अन्य जितने भी इनपुट हैं और सारे इनपुट को रखा जाता क्रियात्मक आधिक्य में, ऑपरेटिंग हम सरप्लस की बात करें। इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब ये है कि यदि हम ध्यान दो इस बात को, यदि हम जीबीए को कैलकुलेट करें तो जीबीए का अर्थ होता है कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस क्रियात्मक आधिक्य प्लस ह्रास। ये तीन चीजें जुड़ी जाएंगी। ग्रॉस। अब एक प्रश्न, मुझे जीबीए मार्केट प्राइस चाहिए कि जीबीए फैक्टर कास्ट चाहिए? यदि हम जीबीए फैक्टर कास्ट की बात करें, फैक्टर कास्ट की बात किया जाए तो इसमें क्या जुड़ेगा? कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस क्रियात्मक आधिक्य प्लस ह्रास की बात करें, यह फैक्टर कास्ट है। यदि हम ये कहें जी वी ए मार्केट प्राइस में होगा क्या? जी वी ए फैक्टर क्लास कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। और फैक्टर कास्ट में क्या क्या चीजें हैं? जी वी ए फैक्टर कास्ट में क्या क्या चीजें हैं? देखो आप, इसमें दो चीजें हैं, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस क्रियात्मक आधिक्य प्लस ह्रास प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अब सोचो, इसका मतलब है जीबीए मार्केट प्राइस की बात करें, यदि मुझे यह कहा जाए एनबीए हम मार्केट प्राइस की बात करें तो सेम चीजें तो आएंगी, ह्रास नहीं आएगा। चूंकि जीबीए में से ह्रास, जैसे हम ये कहें जी वी ए मार्केट प्राइस माइनस ह्रास इजकल टू एन वी ए मार्केट प्राइस। अब ध्यान सुनो इस बात को, अब तक हम बात कर रहे थे जीडीपी, जीएनपी, जीबी की बात चल रही थी, लेकिन सामान्यतः देखा जाए हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो कई बार उसमें जीडीपी की कल का आकलन करने के संबंध में कुछ परिवर्तन किया गया है। जीडीपी में हम परिवर्तन की बात करें, पहली बात ध्यान देना इस बात को,
ध्यान दो इस बात को, जब हम जीडीपी की गणना करते हैं, जीडीपी की गणना अक्सर देखा एक बेस ईयर की बात की जाती है। तुम जीडीपी की जब गणना करते हैं, गणना करने के लिए हम आधार वर्ष की बात करते हैं, हम बेस ईयर की बात करते हैं, ताकि मुद्रास्फीति का प्रभाव न हो। न हो इसका मतलब यह है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जीडीपी की गणना करते समय हम बेस ईयर की बात करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। मान लिया जाए कि 2018 में 1000 मार्कर का निर्माण हुआ और एक मार्कर की कीमत 10 रुपए है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 10,000 रुपए। 2018 में 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ और एक मार्कर की कीमत 10 रुपया है, तो टोटल वैल्यू हो गया 10,000 रुपए। पता ये चला कि 2019 में मार्कर के निर्माण तो 1000 ही हुआ, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण एक मार्कर की वैल्यू 15 रुपए हो गई, तो रेट हो गया 15,000 रुपया। तब तो ये लग रहा है कि हमारा जीडीपी बढ़ गया। पहले 2018 में 10,000 था और 2019 में अब 15,000 हो गया, लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब यह है उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, महंगाई बढ़ने के कारण जीडीपी का आकार बड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्या किया जाए? इससे बचने के लिए हम बेस ईयर की बात करते हैं। मान लिया जाए कि जो बेस ईयर है, आधार वर्ष की बात करें, मान लो कि 2008 है। ध्यान देना, हम जब बेस ईयर की बात करेंगे, मान लिया जाए 2008 है। अब क्या होगा? पहली चीज कि 2018 में 1000 मार्कर का निर्माण हुआ, तो 2008 में उस मार्कर की वैल्यू मान लो 5 रुपया था मार्कर, तो टोटल वैल्यू हो गया 5,000 रुपया। 2019 में भी 1000 मार्कर का निर्माण हुआ, तो भले 2019 में मार्कर 10 रुपए में बिक रहा हो, पर हम ये देखेंगे कि 2008 में मार्कर की वैल्यू क्या थी। अब मान लिया जब 2008 में मार्कर की वैल्यू 5,000 रुपया हो गया, तो 5,000 रुपया, इसका मतलब है कि जीडीपी में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई। अब देखो, तो बेस ईयर की घोषणा क्यों? 2000, ध्यान देने इस बात को, 2008 में मार्कर की वैल्यू थी 5 रुपया, लेकिन 2019 में एक मार्कर बिक रहा 10 रुपए में। 19 में मार्कर बिक रहा 10 रुपए में और 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ, तो टोटल हो गया 10,000 रुपया। तब तो ये दिखा रहा है कि हमारा जीडीपी इसके सापेक्ष दूना हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। महंगाई में वृद्धि के कारण इसका आकार बड़ा दिख रहा है। तो जो महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति, उससे समायोजित करने के लिए हम बेस ईयर की बात करते हैं और यह देखते हैं कि 2008 में मार्कर की वैल्यू क्या थी। 2019 में मार्कर की वैल्यू भले 100 रुपया ही क्यों ना हो, 1000 मार्कर का उत्पादन होगा, लेकिन हम जब जीडीपी की गणना करेंगे तो 2008 की बात करेंगे कि 2008 में मार्कर की वैल्यू क्या है। 2019 में मार्कर की कीमत 100 रुपया है, 2008 में मार्कर की कीमत 5 रुपए है, तो 1000 में 5 का गुणा करेंगे 5,000 रुपया आएगा। इसका जीडीपी का आकार 5,000 रुपया। इसलिए जीडीपी की गणना करते समय हम आधार वर्ष का सहारा लेते हैं ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य किया जा सके।
पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, अब एक प्रश्न उठा, हम जब जीडीपी की गणना करते हैं तो एक तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है और दूसरा जीडीपी मार्केट प्राइस है। अब एक हमेशा याद रखना, हम जीडीपी में क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाए प्लस मैंने सब्सिडी घटा दी जाए तो आ जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दो, सब्सिडी को घटा दो तो जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब तक सरकार जब जीडीपी की गणना करती रही है तो फैक्टर कॉस्ट के आधार पर करती रही है। फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, साधन लागत। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब तक सरकार इसके आधार पर करती थी। अब एक चीज सोचो, जीडीपी की गणना इसके आधार पर किया जाए कि इसके आधार पर किया जाए। मान लो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के आधार पर, जीडीपी की गणना फैक्टर कॉस्ट के आधार पर किया जाए, मान लिया जाए तो वो 100 रुपया है। इसमें अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया 10 रुपया, सब्सिडी को 2 रुपया घटा दिया तो जीडीपी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 108 रुपया। अब एक बताओ आप, यदि हम जीडीपी की गणना फैक्टर कॉस्ट के आधार पर करेंगे तो केवल 100 रुपया होगा। यदि जीडीपी की गणना मार्केट प्राइस के आधार पर करेंगे तो 108 रुपया होगा। इसका अर्थ यह है कि जीडीपी की गणना मार्केट प्राइस के आधार पर किया जाए तो जीडीपी का आकार बड़ा हो जाएगा, और जीडीपी की गणना फैक्टर कॉस्ट के आधार पर किया जाए तो जीडीपी का आकार छोटा हो जाएगा। अरे बात है, अब सोचो, अब जीडीपी में कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या किया गया, ध्यान दे इस बात को। परिवर्तन क्या किया गया है जीडीपी में, हम जीडीपी की गणना में परिवर्तन की बात करते हैं। परिवर्तन क्या किया गया है, पहली चीज आधार वर्ष को चेंज कर दिया गया है। इसका फायदा क्या होगा, ध्यान सुने इस बात को। जो पहली बार परिवर्तन किया गया है, दूसरा परिवर्तन किया गया है जीवीए एवं एनवीए का मूल्यांकन
मार्केट प्राइस के आधार पर, अर्थात जीवीए मार्केट प्राइस और एनवीए मार्केट प्राइस की बातें की जाने लगी। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये दूसरा परिवर्तन किया गया। तीसरी बात ये बात की गई, कब जीडीपी की गणना फैक्टर कास्ट के आधार पर नहीं होगा बल्कि मार्केट प्राइस के आधार पर होगा। नहीं, देखो क्या परिवर्तन किया जा रहा है। तीसरा जो परिवर्तन किया गया, अब निर्माण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की बात करें, अब जो आंकड़े हम लेते थे, पहले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करते थे, अब MCA 21 डेटाबेस के समावेशन की बात की गई थी। MCA 21 डेटाबेस का समावेशन। तीसरी चीज, हम वित्तीय क्षेत्र की बात करें, और चौथी चीज जो विविध श्रमिक हैं, हम वेटेज की बात करें, ये सारी चीजें जीडीपी की गणना में परिवर्तन किया गया। पहली बात, आधार वर्ष चेंज कर दिया गया। मान लिया जाए पहले जो आधार वर्ष था 2004-2005 था, अब आधार वर्ष बना दिया गया 2011-2012। एक चीज सोचो, जब बेस ईयर चेंज होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, पता चला 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ और 2004-5 में एक मार्कर की कीमत 5 रुपए थी, तो टोटल हो गया 5000 रुपए का जीडीपी हो गया। लेकिन 1000 मार्कर का ही उत्पादन हुआ, ऐसी मार्कर की कीमत 2011-12 में थी है 10 रुपया, तो टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपया हो गया। इसका मतलब है अब जीडीपी का आकार बड़ा हो गया, पहले की अपेक्षा दूना हो गया। इसका अर्थ यह है जब आप बेस ईयर को चेंज करते हैं, बेस ईयर को जहां चेंज करेंगे तो जीडीपी का आकार बड़ा हो जाएगा। पहली चीज ध्यान सुने इस बात को, पहले बेस ईयर था 2004-2005, 1000 मार्कर का उत्पादन हुआ और एक मार्कर कीमत 2004-2005 में 5 रुपए थी, तो टोटल कितना हो गया? 5000 रुपए। इसका मतलब जीडीपी हो गया 5000 रुपए का जीडीपी हो गया। लेकिन अब बेस ईयर हो गया 2011-2012 और ध्यान दो 2011-2012 में एक मार्कर की वैल्यू है 10 रुपया, तो टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपया हो गया। इसका अर्थ यह है जब बेस ईयर को चेंज किया गया तो जीडीपी का आकार बड़ा हो जाएगा। पहली बात। हम दूसरी चीज बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड का मूल्यांकन अब मार्केट प्राइस के आधार पर, पहले फैक्टर कास्ट के आधार पर होता था। आप लोग बात कर चुके हैं कि फैक्टर कास्ट की अपेक्षा मार्केट प्राइस बड़ा होता है, क्योंकि फैक्टर कास्ट में क्या होता है? प्लस अप्रत्यक्ष कर जोड़ दो तब जाके मार्केट प्राइस आएगा। इसका मतलब यह है यदि आप इसकी गणना मार्केट प्राइस के आधार पर करेंगे तो स्वाभाविक है आकार बड़ा होगा, तो जीबीए का आकार भी बड़ा होगा और एनबीए का आकार भी बड़ा हो जाएगा। तीसरी चीज, जीडीपी की गणना फैक्टर कास्ट के आधार पर नहीं, पहले जो है हम जीडीपी की गणना करते थे फैक्टर कास्ट के आधार पर, परिवर्तन क्या हुआ? अब मार्केट प्राइस के आधार पर होगा।
देखो कितनी दो बड़ी चीज है। एक तो अपने बेस ईयर को चेंज कर दिया, और दूसरी बात आपने मार्केट प्राइस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले फैक्टर कास्ट था, मार्केट प्राइस, तो एक बेस ईयर को चेंज किया तो जीडीपी का आकार बड़ा हो गया। फैक्टर कास्ट के आधार पर, मार्केट प्राइस के आधार पर जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो भी जीडीपी का आकार बड़ा हो जाएगा। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अब इंडिया का जीडीपी बड़ा हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो जीडीपी की बात की जाती है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम जीडीपी की बात करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। एक बड़ा फायदा यह होगा कि जब हमारे जीडीपी का आकार बड़ा होगा तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हमारा कोटा बढ़ जाएगा। कोटा मतलब अंशदान, और प्रत्येक 1 लाख एसडीआर पर, जिसकी चर्चा चल के हम आगे करेंगे, एसडीआर पर एक अतिरिक्त वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि हमारा कोटा बढ़ा तो स्वाभाविक है हमारी वोटिंग पावर बढ़ जाएगी। वोटिंग पावर, मत शक्ति जहां बढ़ी, डिसीजन में भारत की भूमिका क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला देखो आप, एमसीए 21 डेटाबेस का समावेशन की बात की गई। अब तक क्या था, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात की गई थी। खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के कारपोरेट की बात की गई थी, पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, शेयर मार्केट की बात करें हम लोग, शेयर दलाल की बात करें हम लोग, ये कैलकुलेट होता ही नहीं था पहले नेशनल इनकम में। अब ये कहा गया ये भी अब बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसका मतलब है शेयर ब्रोकर, शेयर दलाल की बात करें हम लोग, शेयर होता क्या है हम आगे पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। शेयर ब्रोकर है कि हम बात करें, या इरिडा की बात करें, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की बात करें, हम सेबी की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, पेंशन फंड की बात करें, इन सब को अब जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा। और एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि श्रमिकों को उनकी उत्पादकता के आधार पर वेटेज दिया जाता था, प्रोडक्टिविटी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपसे, कंस्ट्रक्शन में प्रोडक्टिविटी कम होती है, मैन्युफैक्चरिंग में श्रम की उत्पादकता ज्यादा होती है। यह हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन में, निर्माण क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता कम होती है, विनिर्माण क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता ज्यादा होती है, और प्रत्येक श्रमिक की उत्पादकता अलग अलग होती है। तो श्रमिकों की अलग अलग उत्पादकता के आधार पर वेटेज दिया गया है, जबकि पहले मान लिया जाता था हर श्रमिक समान रूप से सहभागी होता है, उत्पादन में सहयोग करता है। ये जीडीपी में परिवर्तन किया गया। ध्यान देना, बेस ईयर चेंज किया गया। जीबीए और एनबीए का मूल्यांकन अब मार्केट प्राइस के आधार पर किया जाने लगा। अब देखो, जीडीपी को फैक्टर कास्ट के आधार पर नहीं, बल्कि जीडीपी को मार्केट प्राइस के आधार पर कैलकुलेशन की बात की जाने लगी। एमसीए 21 डेटाबेस का समावेशन की बात की जाने लगी, वित्तीय क्षेत्र के समावेशन की बात की गई, और श्रमिकों को उनकी उत्पादकता के आधार पर वेटेज की बात की जाने लगी। इस प्रकार देखा जाए जीडीपी में इस तरह का यह परिवर्तन किया गया। अब एक प्रश्न जिसे मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं कि जब नेशनल इनकम की गणना करेंगे तो एक बात मैं बताना चाहता हूं आपसे, कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो समांतर जो नेशनल इनकम है ये फैक्टर कास्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। इसका मतलब है साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है यही आपका नेशनल इनकम है। एक बात मैं दोहराना चाहता हूं, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ध्यान देना, पहली चीज,
एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवा का मूल्य जोड़ा जाता है। मध्यवर्ती वस्तु की गणना नहीं की जाती। सेकेंड हैंड की चीजों की खरीद और फरोख्त को नहीं जोड़ा जाता। कोई वस्तु पहले उत्पादित हो चुकी हो तो पहले उसका नेशनल इनकम में गणना की जाएगी, इस वित्तीय वर्ष में नहीं की जाएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। कंपनी जो लाभ प्राप्त करती है वो लाभ तो नेशनल इनकम में जुड़ेगा, पर कंपनी जो लाभांश देती है, कल की क्लास ये बातें हम लोग समझ चुके हैं। कंपनी जो लाभांश देती है किसी दूसरे फॉर्म को, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। हस्तांतरण आय, उपहार नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन कोई किसान यदि अपने उपभोग के लिए उत्पादन करता है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। सरकार चीजों को निःशुल्क योजना चलाती है, भोजन की बात करती है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि सरकार भोजन खिला रही है, ऑलरेडी वो जुड़ चुका है, वह नेशनल इनकम इंक्लूड होगा। अन्य जितनी तरह की सेवाएं हैं वो सब नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। लेकिन इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये जो कुछ भी आय अर्जित की जाएगी वह नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इस प्रकार में सबने देखा राष्ट्रीय आय क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीबीए क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। निवासी की बात अब कर चुके हैं। वस्तुतः देखा जाए कि आप ऑनलाइन जो भी क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप बेहतर यह है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं हर एक नई चीज को आप तक पहुंचाता रहूं। मेरी योजना है कि प्रत्येक दिन जो न्यूज है वहां से मेंस के प्रश्न किस तरह पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को बनाना और आंसर कैसे चलेगा, ये भी मैं प्रतिदिन मैं डिस्कस करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इसे अब लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।